आज हमारे साथ एक ऐसी लीडर हैं जिन्होंने अपने शानदार करियर के दौरान कई मुश्किलों को पार किया है। देश उन्हें गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानता है। अब वे सरोजिनी नायडू के बाद उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल के रूप में सेवा दे रही हैं। हम सभी उनके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल के रूप में कार्यकाल, गुजरात विधानसभा में 4 बार विधायक रहने और कई मंत्री पद संभालने से परिचित हैं। लेकिन आज हम उनके जीवन के एक कम चर्चित पहलू से रूबरू होंगे, एक लेखिका के रूप में। उनकी पर्सनल एवं प्रोफेशनल यात्रा की झलक उनकी 4 किताबों में मिलती है। इनमें सबसे नई किताब चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। मुझे उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के साथ बातचीत करने का सौभाग्य मिला है, जो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। संसद टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए माननीय राज्यपाल जी के साथ हम उत्तर प्रदेश राजभवन का एक छोटी सी झलक देखते हैं। राजभवन की भव्य दीवारों के बीच श्रीमती आनंदीबेन पटेल के व्यक्तित्व के कई पहलू साफ दिखाई पड़ते हैं। भारत की संस्कृति और इसकी विविधताओं से उनका गहरा जुड़ाव कला कक्ष में जीवंत होता है, जो एक छोटे संग्रहालय जैसा बन गया है। हर कलाकृति बताती है कि वे हमारी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को बचाने में विश्वास रखती हैं। अन्नपूर्णा हॉल, तृप्ति कक्ष और जन कक्ष सिर्फ बैठकों के कमरे नहीं हैं। ये उनकी बारीक नजर और भारतीय कला के प्रति सम्मान दिखाते हैं। शिक्षिका के रूप में उनके लंबे समय का अनुभव पुस्तकालय में झलकता है, जहां किताबों का खजाना है और बच्चों के लिए खुले द्वार। ये उनके शिक्षा और छात्रों की भलाई के लिए कई दशकों से चले आ रहे समर्पण का प्रतीक है। उनका निजी घर उनकी सादगी और अपनी जड़ों से जुड़े रहन सहन को दर्शाता है। सरल जीवन की वे हिमायती हैं। ये बात उनके कार्यालय से लेकर रसोई घर तक में साफ दिखती है, जहां वे आज भी अपने पारंपरिक खाने को बनाए रखती हैं। उनकी छत की बगिया आराम का स्थान है और ये उनके सोचने और चिंतन का भी माध्यम है। वहीं झूले पर बैठकर, जिसे वे हर गुजराती घर का जरूरी हिस्सा मानती हैं, वे राजभवन की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल इन ऐतिहासिक दीवारों में गरिमा के साथ साथ सेवा की सादगी भी लाती हैं। वे मन से एक शिक्षिका हैं और हमेशा सीखने वाली, और यही जिज्ञासा, यही सरलता इन कमरों को सिर्फ सरकारी स्थल नहीं, बल्कि प्रेरणा और ज्ञान के जीवंत केंद्र बना देती है। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चुनौतियां मुझे पसंद है, ये इसका इशारा करता है कि आप मुश्किलों को रुकावट नहीं बल्कि नए मौके की तरह देखती हैं। तो ये नज़ारा आप कैसे कल्टीवेट किए और इसको अपने अंदर कैसे मजबूत किए? पहले तो आप सबको प्रणाम। आपने जो प्रश्न पूछा है वो मेरा जो पिछले लगभग 45 साल का जो अनुभव रहा है, सोशल वर्क करते समय, शैक्षणिक वर्क करते समय और राजनीति में काम करते समय, और सोशल वर्क में जो नए नए घटनाएं मेरे सामने बनती जा रही थी, गुजरात में बनती थी, और आज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं बनती जा रही हैं। और इसी वजह से मैं उससे बाधा नहीं माना है मैंने
लेकिन ये जो बाधाएं हैं, जो कठिनाई है, उसको अवसर में कैसे पलटना है और ये दूर करने के लिए हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए, किस तरह इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ये बड़ी कठिन व्यवस्था होती है। क्योंकि सरकारें योजना तो बनाती है, बजट भी देती है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन योग्य लाभार्थी तक पहुंचाना, यही बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि मैं तो सब जगहों पर काम किया है, इसी वजह से मैं जानती हूँ कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी वो काम नहीं कर सकते हैं। जो मंत्री है वो भी समय नहीं देते हैं, गहराई से देखते नहीं हैं कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। वो भी नहीं देखेंगे तो वो समस्या ही रही और सालों तक वो चलती रहेगी और जो जिसकी परेशानी बनता है वो भी परेशान होते रहेंगे और फिर सरकार को गालियां देते रहेंगे कि कुछ नहीं हुआ हमारा। और इसी वजह से मैं मानती हूँ कि जो चुनौतियाँ हैं उसका समाधान करवाना और जो चुनौतियाँ सहन कर रहे हैं उनको किस तरह आशीर्वाद देना, ये मेरे जीवन का एक मकसद रहा है और इसी वजह से बुक का नाम है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। यदि जीवन में चुनौतियाँ नहीं आती है ना, तो आपके अंदर पड़ा हुआ जो कौशल है, ताकत है, वो बाहर निखर कर नहीं आता है। अपनी किताब में आप ये भी बताए हैं कि आपके जर्नी में आपका परिवार का, खास करके आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो और उन्होंने आपको जो वैल्यूज़ दिए हैं वो हमेशा आपके काम आते रहे। तो इस बारे में आप दर्शक। आपकी बात सही है। हर व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती है ये माता पिता की होती है। पिताजी के पास 100 एकड़ ज़मीन थी और हम पिताजी ने खेत में ही मिट्टी का घर बनाया था। हम सबका जन्म वहाँ ही हुआ और ये 100 एकड़ ज़मीन में हम खेती का काम करते थे, खेती का काम सिखाते भी थे, वो भी खुद करते थे, पूरा परिवार करता था। इसके साथ साथ उसकी कटाई कैसे करनी है, उसको दाने के स्वरूप में कैसे लाना है, वो भी करवाते रहते थे। और रात को हमारे यहाँ रामायण महाभारत पढ़ा जाता था। तो ये वैल्यूज़ हमें इसमें से भी आई और समय पे जागना है, समय पे काम करना है और समय पे स्कूल में भी जाना है। ये समयबद्ध तरीके से हमें के सिखाते रहते थे कि अभी ये काम करना है, आप पहुंच जाइए और काम करिए। हम जब खेत से स्कूल तक पहुंचते थे तब वही अनाज के जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे इसके बीच में से पास होते थे, तो कभी कई ऐसे जानवर भी बीच में आ जाते थे, सांप भी आ जाते थे, सब कुछ आ जाता था। ये सबको पार करते हुए हम स्कूल में चले जाते थे। कभी भारी बारिश होती थी तो कभी पैर में चंपल नहीं थे, लेकिन हम चले जाते हैं और इसी वजह से हम लोग सीखे ये सब कैसे ऐसी परिस्थितियों में जीना है। सिर्फ जीना नहीं है लेकिन आगे भी बढ़ना है। तो इसी तरह हम लोगों को आगे बढ़ाया। खाने पीने में आज जो हमारी माताएं हैं ना, हमारे बच्चों को क्या खिला रही है मुझे पता नहीं लगता है। हम लोग तो घी और मक्खन के अलावा कुछ खाते ही नहीं थे और घर का रोटी, घर का अनाज, घर की सब्जी और पूरे परिवार के लिए अलग से वो सब्जी उगाई जाती थी और वही सब्जी हम लोग खाते थे। वही गेहूँ, वहाँ ही बाजरा, वहाँ ज्वार, सब वही खाते थे और इसमें से सब कुछ बनता था। किताब में आपने ये भी लिखा है, एंड आई कोट, खासकर महिलाओं को ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज की सहस्त्रों निगाहें अहर्निश उन पर लगी रहती हैं। तो क्या आप इस बात पर थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगी? ये बात सही है। जो घर में जो महिला गृहिणी के रूप में काम करती है, वो परिवार बड़ा हो या छोटा हो, वो अच्छा काम करती है या नहीं करती किसी को पता ही नहीं चलता है, लेकिन वो चलता रहता है। लेकिन जब कोई महिला सोशल वर्क में आगे जा रही है तो निगाहें उसके पर रहती है, कहाँ गई, क्या कर रही है, क्यों कर रही है। और राजनीति में आती है तो सबसे ज़्यादा उस पर निगाहें रहती है, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है कि उसका पूरा पहरवेश बदल जाता है। जो पहले जो ढंग से रहती थी इसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। और दूसरा, गांव में जाना, सब लोगों के बीच में बैठना, पुरुषों के बीच में बैठना। पहले तो पुरुषों के सामने जा नहीं सकती थी, लेकिन आज वहाँ जाना पड़ता है
तो सबकी निगाहें महिलाओं की ओर रहती है, पुरुषों की ओर ज़्यादा इतनी नहीं रहती है। तो महिलाओं बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि हम किस तरह काम करें। घर संभालना पड़ता है, पति बच्चे को छोड़ नहीं सकते हैं, घर में सास ससुर है तो उसकी भी सेवा करना, ये तो धर्म ही है, और साथ में ये सब कुछ काम करना, इस सबके बीच में तालमेल बिठाना ये बहुत ही कठिन है। लेकिन मैंने देखा है कि आज कई ऐसी महिलाएं हैं इस सब को ताल मिलाकर काम करती रहती है और वहाँ नहीं रुकी है, वो राष्ट्रपति तक पहुँची है, वो मंत्रियों तक पहुँची है, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के संभाल कर अपना जो सोच है कि क्या करना चाहिए महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, किसान महिलाओं के लिए, मजदूर महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए, वो सोचती है और इसके लिए बजट भी आवंटित करती है और साथ में योजनाएं बनाते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। उसके जीवन में भी उजास आना चाहिए। वो सिर्फ मकान बनाने का काम नहीं करता है, लेकिन पूरे देश बनाने का काम करता है। हम इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है समाज में अभी, और ऐसे महिलाएं हैं हमारे पास जो ऐसे सारे बाधाएं अतिक्रम करके आगे बढ़ रही हैं, तो इसके लिए क्या हमारे समाज में पुरुषों का भी नज़ारा बदलना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ, लेकिन हम व्यवस्था खड़ी करें। मैं ये बताऊँ कि मैं जब चुनाव लड़ी तब महिलाएं खास करके सबसे दूर बैठी रहती थी, सुनने के लिए थोड़ी महिलाएं आती थी। फिर धीरे धीरे करके मुझे लगा कि यदि हम महिलाओं की अलग व्यवस्था करेंगे तो ये आगे बैठ सकती है। तो मैंने ये शुरू करवाया कि भाई 2 हिस्सों में, एक हिस्सों में पुरुष बैठे, दूसरे हिस्से में महिलाएं बैठे। तो महिलाएं आगे आकर बैठने लगी, सुनने लगी, और अपना जो संकोच था कि पुरुषों के आगे नहीं बैठना चाहिए या तो साथ में नहीं बैठना है, वो धीरे धीरे करके संकोच दूर हो गया। दूसरा, मैं जब प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा मुझे बनाई गई तब मैंने देखा कि बहुत ही कम महिलाएं कार्यक्रम में आती थी, संगठन में जुड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको भरोसा विश्वास नहीं था, क्योंकि ऐसा वातावरण बना हुआ था। और ये वातावरण ऐसा बना हुआ था कि कोई परिवार अपनी बहन बेटियों भाभी या तो भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग प्रयास करते रहे तो आज लाखों नहीं लाखों महिलाएं, करोड़ महिलाएं आज पार्टी में जुड़ी हुई है, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें जुड़ी है। इतना ही नहीं, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक वो अपना दायित्व निभा रही है। मैं ये कहती हूँ कि उनके लिए व्यवस्था करिए। अब पार्टी है तो महिलाओं को कहीं और जाना है, कोई गांव में प्रचार करने के लिए जाना है या तो सदस्य नोंदणी करने के लिए जाना है, लेकिन उनको जो गाड़ी नहीं दोगे, उसके पैसा का खर्च नहीं दोगे तो महिलाएं कैसे जाएगी? घर परिवार तो देगा ही नहीं। और इसी वजह से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि महिलाएं करना तो चाहती है लेकिन डरती है, पैसे कहाँ से लाएंगे, बस का किराया कहाँ से आएगा, ये डरती है। लेकिन जब ये व्यवस्था शुरू हो जाती है तब उसको कोई डर नहीं है, वो आत्मबल से, हिम्मत से, ताकत से अपनी जो बात करनी है महिलाओं के बारे में वो उनके सामने कर सकती है, फिर चाहे सामने पुरुष हो या तो महिला है। जी बिल्कुल। अपनी पहली किताब में आपने कहा है, आई कोट, सरस्वती जी को लक्ष्मी जी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता जहां ज्ञान पर धन हावी हो। तो आज के समाज में हम कैसे ये विचार को एक्शन में लाएं ताकि सभी बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले बियॉन्ड कोई आर्थिक बाधा? भारत एक ऐसा देश है जो पहाड़ों पर भी बसा है, नदियों के किनारे पर भी है, सागर के किनारे पर बसे, तट पर भी बसे हुए हैं, जंगलों में भी बसे हुए, और जहाँ टाइगर और लायन जैसी आबादी है वहाँ भी अंदर वे लोग रहते हैं और काम करते हैं। अब जिम्मेवारी हमारी है कि वहाँ के जो बच्चे हैं ये अपनी अपनी स्कूल तक कैसे पहुँचे, ये सुविधा कैसे उसको मिले, और ये बच्चों को वही उसकी जो हमारा जो संविधान कहता है, ये संविधान के हिसाब से उसको वहाँ सुविधा उपलब्ध करवाई गई है कि जिसकी वजह से आंगनवाड़ी में बच्चे आ जाए, या तो प्राइमरी में बच्चे आ जाए, या तो बच्चे आगे बढ़ गए तो वो कॉलेज नज़दीक में है, आने जाने का रास्ता है, खाने पीने के लिए जो व्यवस्था है
सरकारों ने की है वो वहाँ है कि नहीं है, ये सब देखने की ज़रूरत होती है। और जब तक हम वो देखते हैं ना, तो आराम से बच्चे वहाँ पहुँचते हैं। और साथ में महिलाएं भी समझने लगी है कि अभी घर के आगे ही व्यवस्था है, तो क्यों मैं मेरे बच्चों को भेजूँ, क्योंकि उसकी सुविधा सुरक्षा तो करनी ही होती है। और सबसे पहले सुरक्षा करने का काम तो मदर ही करती है, छोटे बच्चे होते हैं तब तक। अभी तो वो भी नहीं रहा, बड़ा बच्चा हो जाता है, वो बच्चा एक बच्चे का बाप भी बन जाता है, फिर भी उसको लगता है कि मेरे बेटे की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, सुरक्षा नहीं हो जाए। तो माँ ये माँ है, और इसी वजह से उसको प्रेरित भी करो और सुविधा भी दे दो, तो सबको शिक्षा मिलेगी और साथ में हेल्थ की सुविधा भी प्राप्त होगी। कहा जाता है कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो आपके किताबें, प्रयास और प्रतिबिंब हमें समाज को समझने में कैसे मदद कर सकती है? ये मैंने उसी समय लिखा था कि जब मैं मध्य प्रदेश में थी, और मध्य प्रदेश में तो ये पूरा इलाका लगभग बहुत ही आदिवासी विस्तार है वहाँ, तो बहुत मैं वे विस्तारों का दौरा करती थी। और वहाँ कई एनजीओ ऐसी थी कि बस वहाँ बैठकर इतना अच्छा काम कर रही थी। तो एक बार मुझे विचार आया कि ये जो काम कर रहे हैं इसके बारे में मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो ऐसी एनजीओ को जब मैं वहाँ जाती थी, सुनती थी, बैठती थी, सब चर्चाएं करते थे, तो ये मैं वापस आने के बाद राजभवन में मैं सब लिख लेती थी, क्योंकि शहीद का नाम भूल जाते हैं, कभी एरिया का नाम भूल जाते हैं, तो ये लिख लेती थी। और ऐसी कई घटनाएं मैंने लिखी वहाँ। फिर छत्तीसगढ़ में गई तो गर्भ संस्कार का वगैरह का काम मैंने शुरू करवाया, तो वो भी मैंने लिखा। क्या कठिनाइयाँ महिलाओं का आई, पुरुष आने ही नहीं देता था, वहाँ जाना है, क्या खिलाएंगे, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, ऐसे वैसे बात करते थे। तो ऐसी जो चीज़ें थी वो मेरे ध्यान में आई। वो छत्तीसगढ़ तो आपको भी पता है कि नक्सलवादियों का पूरा इलाका है, वहाँ बच्चों को मिलती थी कि आपको पढ़ने के लिए कोई असुविधा होती है, कोई नक्सली लोग आपको रोकते हैं। तो ये मैंने इसमें से जाना कि वो पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए तो आतुर है, बच्चों को रोकते नहीं है। यदि नहीं रोकते हैं तो हमारा पहला दायित्व बनता है कि वहाँ सुविधा शिक्षा की करें। नक्सलिया तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन उनके बच्चे पढ़ेंगे ना, तब धीरे धीरे करके नक्सलवाद कम होगा। तो ये मैंने लिखा, तो ये मेरा पहला साहित्य सर्जन था। मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, मैंने कोई भाषा पढ़ी नहीं है, आने के बाद ही मैं हिंदी सीखी हूँ और बाद में लिखने का थोड़ा सा प्रयास मैंने किया, और ये इसमें है। दूसरा मैंने प्रतिबिंब करके पुस्तक लिखा, ये पूरा जनपद का पूरा भ्रमण इसमें मैंने लिखा था कि किस तरह भ्रमण किया, क्या किया, वहाँ क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया। तो ये पुस्तक लिखने का धीरे धीरे शुरू किया, फिर रुक भी गया। फिर मैंने जो शिक्षा में जब मैं थी, और कई ऐसी टीचर्स के बारे में मैंने लिखा जो मुझे हमेशा याद रहेगा। ये पुस्तक लिखा, ये सत्य घटनाएं हैं, सब कोई बनाई बनाई हुई घटनाएं नहीं है। कितने अच्छे तरीके से हमारे टीचर काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं कि इसी तरह आपको पढ़ाना चाहिए, तो वे स्वीकार करते हैं और काम करते हैं। इतना ही नहीं, रिजल्ट भी लाते हैं। तो ये मेरा प्रयास था कि जो शिक्षिकाएं मेरे संपर्क में आई, टीचर्स मेरे संपर्क में आए, और कैसी कठिन परिस्थिति में वे लोग काम करते थे, ये मैंने लिखा है इसमें। और मुझे खुशी है कि हमारे एक जैन साधु ने उसको रिफ़र किया था और सुधार कर मुझे दिया था। एक सेंटेंस हम लोगों ने ऐसा लिखा था कि मैं मेरे फादर मदर के साथ रहता हूँ, तो उन्होंने सुधार कर लिखा कि मैं मदर फादर के साथ मैं रहता हूँ, मेरे साथ मदर फादर नहीं रहते हैं। और कितना मार्मिक है, सोचिए कि मदर फादर के साथ मैं रहता हूँ, तो मैं रहती हूँ, मेरे साथ मदर फादर नहीं रहते हैं। तो ये ऐसी कई चीज़ें उन्होंने सुधार दिया, और उसका जो टाइटल दिया वो भी उन्होंने दिया। तो मुझे बहुत ही पसंद आया और मैंने यही टाइटल रखा। ये किताब ओरिजिनली गुजराती में थी, फिर मैं इधर आई तो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, क्योंकि कई जानते थे कि नहीं हमें पढ़ना है। तो यूनिवर्सिटी ने जब मांग की तो हम लोगों ने इधर
ट्रांसलेट किया और इसके बाद अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हुआ और काफ़ी बुक्स वो लोग लेते हैं, खरीदते हैं। तो ये गुजराती जैसे क्षेत्रीय भाषा में लिखने का इम्पोर्टेंस के बारे में आप थोड़ा हमें बताएंगी, स्पेशली अभी के समय पे जहाँ हिंदी अंग्रेजी जैसे ज़्यादा बोले जाने वाले भाषाओं में ही साहित्य शायद ज़्यादा लिखा भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। नहीं, मैं ये चाहती हूँ, और आप देखिए भारत सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई इसमें लिखा हुआ है कि 5वीं कक्षा तक हमेशा मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, और ये सही है क्योंकि ग्रास्पिंग पावर, समझना, शब्द समझना, इसका अर्थ समझना, ये अंग्रेजी में नहीं समझ पाते हैं और दूसरी भाषा में भी नहीं समझ पाते हैं, ये हमारी मातृभाषा में समझ सकते। इसके बाद आप जितनी लैंग्वेज सिखाना है ना, इतनी आप सिखाइए। ग्रास्पिंग पावर उसी समय बच्चों का बहुत ही ज़्यादा होता है, लेकिन हम ये भूल गए और इसमें वो चले गए। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप 5वीं कक्षा तक कम से कम अपनी मातृभाषा में पढ़ाइए। इसके बाद हिंदी हो या इंग्लिश हो या कन्नड़ हो, जो भाषा में आपको पढ़ाना है वो भाषा में आप पढ़ाइए। बिल्कुल, मदर टंग के साथ जो कनेक्ट रहता है, कल्चर को अंडरस्टैंड करने का जो वो तो ये अपनी भाषा में ही समझ पाओगे, बाकी नहीं समझ पा। अब मैं यही कहती हूँ कि हमारे समय में वो था जो कोई किसी की मृत्यु होती थी तो 12वां, अब 12वां शब्द है वो गुजराती भाषा में समझ सकते हैं। अब मैं इधर आकर बोलूँगी कि 12वां होता था, उसको क्या पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तो ये जो अपनी मातृभाषा में जो हमारी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज जिस समय बनी, तैयार हुई और भाषा हमारी इसमें से आगे बढ़ी, तो ये शब्द जो है ना, इसका अर्थ वहाँ के लोग ही समझ सकते हैं जो इस भाषा में पढ़ते हैं, बोलते हैं, रहते हैं। थैंक यू मैम। हम एक बार फिर माननीय राज्यपाल जी का उनके बहुमूल्य समय और अनमोल विचारों के लिए धन्यवाद करते हैं। आनंदीबेन पटेल जी के साथ चर्चा जारी रहेगी।